नमस्कार दोस्तों। नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट को लेकर इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाने लगा दूसरे देशों में। इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले। कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वायलेंट हुए, जैसे कि झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी में स्टोन पेल्टिंग देखने को मिली। कुछ पुलिसमैन इंजर्ड हुए, पुलिस ने फायरिंग करी क्राउड पर, जिसकी वजह से 2 लोग मारे भी गए। क्या ये पूरा मुद्दा था? कहां लाइन ड्रॉ करी जा सकती है हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। माफ करना, वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए जुकाम हो गया था, इसलिए करंट इश्यूज पर मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना पाया था। लेकिन ऐसे टॉपिक्स को देखकर मुझे वैसे भी लगता है कि हमेशा वीडियो बनाने में थोड़ी देरी करनी चाहिए, क्योंकि जब मुद्दा गर्म होता है लोग बहुत गुस्से में होते हैं। कुछ दिन वेट कर अगर थोड़े दिन बात करी जाए तो लोग ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं और ढंग से अपनी राय बना सकते हैं। आइए देखते हैं। दिगंबर साहब के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना, सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हवाला देते हुए नुपुर शर्मा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। माना जा सकता है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को A violent protest that took place today on Friday after the Friday prayer. Spokesperson Nupur Sharma has alleged that she is facing rape as well as death threats. इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में नुपुर शर्मा के कमेंट से नहीं हुई थी, बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद के इशू से हुई थी। अब एक्चुअली में वो क्या इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है, उसकी किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करी जा सकती है। अभी मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स में एक वीडियोग्राफिक सर्वे कराया जाए। एक पेटिशन के बेसिस पर यह ऑर्डर किया गया था कोर्ट के द्वारा। इस सर्वे के बाद एक ऑब्जेक्ट पाया गया इस मस्जिद के अंदर, जिसको लेकर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक शिवलिंग है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो ऑब्जेक्ट एक फाउंटेन है। एक्चुअली में इस चीज को लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई जांचने के लिए कि एक्चुअली में ये क्या है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हुए इसके। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की फोटो आप यहां पर देख सकते हैं और एक्चुअली में शिवलिंग कैसा दिखता है वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक शिवलिंग में एक्चुअली में टॉप का पार्ट होता है लिंगम, उसके नीचे जो पार्ट होता है उसे योनि कहा जाता है। ये दोनों पार्ट्स एक पत्थर के ऊपर रेस्ट करते हैं जिसे पीठ कहा जाता है। तो जिन लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, उनका कहना है कि ये बेसिकली एक पिलर है जिसके टॉप का पार्ट कर्व्ड है, लिंगम की तरह दिखता है, इसलिए ये शिवलिंग है। अब इस चीज को लेकर बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया इन लोगों का, ये कहते हुए कि इस लॉजिक से तो कुछ भी शिवलिंग बन सकता है। लोगों ने फोटोज अपलोड करी रोड बैरियर्स की, कहते हुए कि ये भी शिवलिंग हो सकते हैं अगर इस लॉजिक से सोचा जाए तो। ऐसे जोक्स को देखकर कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, मेरे भगवान शिव का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर उन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है जो लोग हर चीज में शिवलिंग देखते हैं, ना कि एक्चुअली में शिव भगवान का या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन एनीवेज, इसी बीच एक डीयू के प्रोफेसर हैं रतन लाल, हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। उन्होंने एक्चुअली में एक ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पोस्ट करी। ये मजाक को एक लेवल और ऊपर ले गए और इनके खिलाफ ना सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करी गई बल्कि डॉक्टर रतन लाल को अरेस्ट भी कर लिया गया। इनके खिलाफ सेक्शन 153A लगाया गया जो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और सेक्शन 295A डेलिबरेट एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन। ये सेक्शन 295A काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बात मैं आगे भी इस वीडियो में करूंगा। डॉक्टर रतन लाल ने अपनी पोस्ट को डिफेंड किया ये कहते हुए कि इंडिया में कुछ भी बोलो किसी ना किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो ही जाते हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। कई लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो ये कहते हुए कि इनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूर है, लेकिन आर्टिकल 19(2) में लिखा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हेट स्पीच फैला सकते हैं, किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट कर सकते हैं। इसीलिए सेक्शन 295A आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअली में कुछ कंडीशंस हैं इस सेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें जज किया जाना चाहिए फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस पीपल। कमजोर लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें इस सेक्शन को जज नहीं करना चाहिए जो हर चीज में अपने ऊपर ऑफेंस ढूंढते रहते हैं। तो डॉक्टर रतन लाल को एक्चुअली में ट्रायल पर रखा गया है कोर्ट में। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें कन्विक्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अगर चार्जेस नहीं होल्ड करते इन पर तो उन्हें एक्विट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर एंट्री होती है एक्स बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा 26 मई को ये न्यूज 24 के प्रोग्राम में आती हैं और कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कहती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। न्यूज एंकर मानक गुप्ता एक्चुअली में नुपुर को रोक देते हैं ज्यादा कुछ कहने से। अब हम राष्ट्र की बात में न्यूज 24 पर कोई भी डिबेट करते हैं, कोई भी मुद्दा हो, पहला रूल ये होता है नो पर्सनल कमेंट। बिल्कुल नो, एब्सोल्युटली नो पर्सनल कमेंट।
नुपुर आपने भी गलत किया, देलवी साहब आपने भी गलत किया। लेकिन नुपुर को ये पसंद नहीं आता तो वो प्रोग्राम बीच में ही छोड़ के चली जाती। बाद में वो ट्वीट भी करती हैं कि बेकार चैनल है, दोबारा नहीं जाने वाली। उसके बाद सेम दिन 7 बजे शाम के वो रिपब्लिक भारत पर आती हैं और फिर से सेम कमेंट्स देती हैं इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। रिपब्लिक भारत पर भी जो एंकर हैं ऐश्वर्या, वो वार्न कर रहे हैं उन्हें कि पर्सनल रिमार्क्स पर ना जाएं और किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं प्लीज डोंट प्लीज डोंट प्लीज डोंट मेक पर्सनल कमेंट। देखिए एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा रुकी नहीं। रात को 9 बजे वो टाइम्स नाउ पर गई और फिर से सेम चीजें दोहराई। घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब नुपुर शर्मा की इन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के बारे में एक चीज देखने वाली है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बोले जा रही थी और गलती से उनकी जीभ फिसल गई हो, या फिर वो गुस्से में थी और गुस्से में इमोशन में ये चीजें निकल गई। ऐसा नहीं था, बल्कि जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल डेलिबरेटली कहा गया था और एडवांस में प्लान भी किया गया था। क्योंकि ये चीज उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 अलग अलग बार कही। ये स्टेटमेंट्स उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन का पार्ट बनना चाह रही थी या अपना कोई पर्सपेक्टिव बताना चाह रही थी इतिहास पर, बल्कि उन्होंने इसलिए दी उनके खुद के शब्दों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि कुछ लोग उनकी राय में शिवलिंग को इंसल्ट कर रहे थे, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे। इसलिए वो एक्चुअली में दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाह रही थी। बार बार वो टीवी पर आप उन्हें सुन सकते हो कहते हो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं क्या, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं क्या। की आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे तो उड़ा रहे हैं ना, करेंगे। याद रखिएगा, आप जाली की टोपी पहन के बैठे हैं। नहीं, आपने भी उड़ाने की कोशिश करी ना आपके साथ। तो यहां पर जो जनरल फीलिंग थी वो ये थी कि मेरी राय में मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इसलिए अब मैं जाकर दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करूंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने सेक्शन 295A को वायलेट किया? क्या उनका कमेंट रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म और करेजियस लोगों को ऑफेंड करता है? इसका जवाब हां भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये कोर्ट्स का काम है डिसाइड करना कि उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया या नहीं किया। तो जैसे डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ किया गया था कि एक FIR लगाई जाए, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और फिर कोर्ट फैसला करे कि यहां पर किया गया है नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता तो ये मैटर खत्म हो जाता वहीं। अगर वो गिल्टी होती तो उन्हें कन्विक्ट कर लिया जाता, पनिश कर दिया जाता, नहीं होती तो उन्हें एक्विट कर दिया जाता। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय में सेक्शन 295A को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं इसकी बात मैं कभी और करूंगा आगे, लेकिन अभी के दिन रियलिटी यही है कि ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है तो कानून को, सिस्टम को इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पुलिस कब एक्शन लेती है, कब एक्शन नहीं लेती, सेम चीजों को लेकर। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक और इंसान पर पॉइंट आउट किया, इलियास शराफुद्दीन। एक ऐसे इंसान जो अक्सर न्यूज डिबेट्स में दिखाई देते हैं। जी न्यूज की एक डिबेट पर इन्होंने ओपनली हिंदुओं का मजाक उड़ाया कि वो आइडल वर्शिप करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। जुबैर और बाकी लोगों ने भी एक्शन डिमांड किया इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने तो क्लियरली यहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, मजाक उड़ाया। ये डिबेट 20-30 मिनट तक चलती रही। जी न्यूज के एंकर ने भी इन्हें नहीं रोका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर ये टीवी चैनल वाले एक तरफ एक मौलाना को बिठाते हैं जो जानबूझकर गालियां दे हिंदुओं को, दूसरी तरफ एक हिंदू को बिठाते हैं जो जानबूझकर गालियां दे मुसलमानों को। दोनों तरफ से भड़काऊ भाषण चलते रहे और कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहे इनके लिए, और लोगों का ध्यान इन्हीं मुद्दों पर भटका रहे। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा सोचिए इस पर। हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। नुपुर शर्मा के बाद एक और इनके पार्टी कलीग थे, बीजेपी दिल्ली मीडिया के हेड नवीन कुमार जिंदल। इन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ काफी ट्वीट्स किए, डिसरिस्पेक्ट किया प्रॉफिट मोहम्मद और आयशा को, लेकिन इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इसी बीच हुआ क्या कि नुपुर शर्मा की क्लिप और नवीन जिंदल का ट्वीट इंटरनेट पर वायरल चला गया, अरब देशों में भी वायरल चला गया। तो 16 देशों ने, 16 कंट्रीज ने इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी। यहां पर इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, मलेशिया, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, मालदीव्स, लिबिया, टर्की और इंडोनेशिया। इन देशों ने इंडियन सरकार से अपॉलॉजी की डिमांड करी। कतर, ईरान और कुवैत ने इंडियन एम्बेसडर्स को भी समन किया कि वो प्रोटेस्ट करें इस चीज को लेकर और कंडेम करें इन रिमार्क्स को। कुछ जगहों पर बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के नारे लगे। कुवैत शहर के बाहर एक सुपरमार्केट में कुछ चावल और स्पाइसेस के शेल्फ्स को प्लास्टिक शीट से कवर किया गया था और अरेबिक में लिखा गया था कि वी हैव रिमूव्ड इंडियन प्रोडक्ट्स। अब गल्फ कंट्रीज को लेकर बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो भी आप सुनते हो उनके बारे में वो अपना एक तरफ है, लेकिन असलियत यही है
कि इंडिया के लिए एक्चुअली में ये कंट्रीज बहुत वैल्यूएबल है। ORF फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडिया एक्चुअली में 60% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इन पर्शियन गल्फ कंट्रीज से। ओमान देश इंडिया का सबसे क्लोजेस्ट गल्फ पार्टनर है और साल 2018 में एक्चुअली में इन्होंने अपना एक पोर्ट दिया था इंडिया को एक्सेस करने के लिए कि इंडिया उसे मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक्सेस कर सके। MEA के अकॉर्डिंग 76 लाख इंडियंस एक्चुअली में मिडिल ईस्ट में रहते हैं। और इसके अलावा एक ट्रेड का एंगल भी है। UAE और सऊदी अरेबिया इंडिया के 3rd और 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी रिवील किया था कि 50% रेमिटेंस इनफ्लो जो इंडिया में होता है वो इन्हीं कंट्रीज से ही होता है। तो ऑयल इंपोर्ट्स, मार्केट, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन रिजर्व्स, इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है ये कंट्रीज और बहुत कोशिश कर रही है इंडियन सरकार कि इनके साथ अच्छे रिलेशंस बिठाए जा सके। आमतौर पर एयरपोर्ट पर किसी फॉरेन डिग्निटरी से मिलने प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं जाते, किसी ऑफिशियल या जूनियर सरकार के मिनिस्टर को भेजते हैं। लेकिन साल 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्चुअली में सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़ा था और पर्सनली वो गए थे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रिसीव करने नई दिल्ली में। इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक और एंगल भी है। जब फ्रेंच मैगजीन चार्ली हिब्डो ने कार्टून्स पब्लिश किए थे जिसको लेकर अरब कंट्रीज में हल्ला मच गया था, प्रोटेस्ट हुए थे, तब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक्चुअली में उन्हें सपोर्ट किया था क्योंकि मैक्रोन ने सिंपली कहा था फ्रांस में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखते हैं, ब्लास्फेमी यहां पर अलाउड है, धर्म को गालियां देना अलाउड है, तो यही हमारी पोजीशन रहेगी। लेकिन इंडिया में दूसरी तरफ हमारे देश में कानून है सेक्शन 295A जैसे जो ब्लास्फेमी को होने से रोकते हैं, इसे एक ऑफेंस बनाते हैं। इन इस्लामिक कंट्रीज के रिएक्शन को देखकर मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई। इंडियन एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक्चुअली में जो ट्वीट किए गए हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के व्यूज को नहीं रिफ्लेक्ट करते, ये फ्रिंज एलिमेंट्स के द्वारा किए गए ट्वीट्स हैं। फ्रिंज एलिमेंट को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है सड़क छाप कहकर, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि 140 करोड़ लोग देश में हैं और बीजेपी जैसी पार्टी को ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स या सड़क छाप लोग ही मिलते हैं अपनी पार्टी का स्पोक्सपर्सन बनाने के लिए। नतीजा यह हुआ कि नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, नवीन को भी निकाल दिया गया। नवीन जिंदल ने ट्वीट डिलीट कर दिया अपना सॉरी कहते हुए और नुपुर शर्मा ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दी। बीजेपी ने अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करती है और किसी भी धर्म के खिलाफ इंसल्ट के सख्त अगेंस्ट है। 8 जून को जाकर फाइनली फिर दिल्ली पुलिस ने एक्चुअली में 2 FIR दर्ज करी, एक नुपुर शर्मा के खिलाफ और दूसरी 31 लोगों के खिलाफ इंक्लूडिंग AIMIM के चीफ असादुद्दीन ओवैसी और कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट यति नरसिंहानंद जिन्होंने एलिजिडली हर्ट किया है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को और हेट फैलाया है। अब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हुए ये कहते हुए कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच था ये कहना, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर रतन लाल के फेवर में बहुत से लोग खड़े हुए थे। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों, जितने भी लोग हैं जिनका ओपिनियन है इस इशू को लेकर उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हैं ईमानदार कंजर्वेटिव लोग जो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं सहेंगे। वो लोग जिनका मानना है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना एक गलत चीज है और दोनों डॉक्टर रतन लाल और नुपुर शर्मा ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, इसलिए इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ईमानदार लिबरल लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग कहते हैं कि सेक्शन 295A नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए और ब्लास्फेमी यहां पर एक ऑफेंस नहीं होना चाहिए। अब दोनों में से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ, सच्ची सच्ची लिखना। या तो आप एक ऑनेस्ट कंजर्वेटिव हो या फिर एक ऑनेस्ट लिबरल हो, क्योंकि तीसरी कैटेगरी है आप एक हिपोक्रेट हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपने धर्म के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ सारा क्रिटिसिज्म आप देने को तैयार हो। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है जब आप दूसरे धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाते हो, लेकिन एकदम से सेक्शन 295A याद करने लग जाते हो जब आपके धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाए तो, या फिर आपके सेंटिमेंट्स जब हर्ट हो जाए तो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्यादातर लोग एक्चुअली में इस 3rd कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। नुपुर शर्मा के कमेंट्स के बाद एक्चुअली में कई इंसिडेंट्स देखने को मिले स्टोन पेल्टिंग के, वैंडलिज्म के और वायलेंस के। AIMIM के लेजिस्लेटर इम्तियाज जलील ने तो नुपुर की हैंगिंग के लिए भी कह दिया कि इन्हें फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अब मेरी राय में चीज क्लियरली हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है क्योंकि यहां पर आप किसी के धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक इंसान को जान से मारने की धमकी दे रहे हो या फिर एक इंसान के खिलाफ वायलेंस को इंसाइट कर रहे हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ भी जो वायलेंट हो रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोगों को कस्टडी में ही मारकर, और उन फ्रिंज एलिमेंट्स के खिलाफ भी जो यहां पर एक्चुअली में सिचुएशन को वायलेंट बना रहे हैं।
कुछ एरियाज में सरकार ने इन वायलेंट प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में बुलडोजर का इस्तेमाल किया और जिन लोगों को सरकार ने सस्पेक्ट किया था कि वो वायलेंट हुए थे प्रोटेस्ट करते वक्त, उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब ये एक और ऐसी चीज है जो मेरी राय में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाली बात हुई, क्योंकि यहां पर उन घर वालों की क्या गलती जहां पर एक घर में किसी इंसान ने कुछ गलत किया। दूसरा, इस तरीके के इंस्टेंट जस्टिस मॉडल पर कभी भी सिस्टम नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, इसकी बात मैंने डिटेल में करी थी बुलडोजर मॉडल वाले वीडियो में और इनकाउंटर वाले वीडियो पर भी जो मैंने बताया था। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसके बाद जाकर देख सकते हैं। बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहे जिससे सिचुएशन और खराब हो। बीजेपी निगम पार्षद राधिका एक्चुअली में अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट गई, नूपुर शर्मा को डिफेंड किया और नूपुर शर्मा से भी घटिया हेट स्पीच दी। क्या इन्हें अपनी पार्टी से निकाला जाएगा? क्या इन्हें अरेस्ट किया जाएगा? यह भी देखने वाली बात होगी कि जो न्यूज चैनल पर जो मौलाना बिठाए जाते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, या फिर ये न्यूज चैनल्स उन्हें प्लेटफॉर्म देना बंद करेंगे, या फिर ये सारे एक्शंस एफआईआर करवाना, अरेस्ट करवाना, बुलडोजर से घर तोड़वाना, ये सब आम लोगों के लिए है। ये सारे ऊपर बैठे मीडिया वाले पॉलिटिशियंस ये खुशी खुशी तमाशा बनाते हैं जिसे आम जनता देखती रहे और आम जनता आपस में ही लड़ती रहे। इस पूरे मुद्दे में कोई हिंदू मुस्लिम प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी जैसी कोई बात ही नहीं है। सिंपल चीज है कि जो भी यहां वायलेंट हुए, जो भी हेट स्पीच दे, जो भी दंगे भड़काने की कोशिश करे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। एंड में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, रिचर्ड डॉकिंस के द्वारा लिखी गई द गॉड डेल्यूजन। इनका मानना है कि भगवान की दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, दिमाग खोलने वाली बुक है। एज एन ऑडियो बुक आप इसे कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ढेर सारी सेल्फ हेल्प की, हिस्ट्री की, फिलोसफी की किताबें सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन आप लोगों के लिए अभी एक स्पेशल डिस्काउंट चलने लग रहा है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।